हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर घटना चक्र का पूर्व अवलोकन का जो सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने इससे पहले वॉल्केनो देखे थे, तो ज्वालामुखी वाला जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में वॉल्केनो मतलब ज्योग्राफी है आपकी पूरी पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं उसी की एक एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपकी ज्योग्राफी चल रही है और साथ में पॉलिटी चल रही है। तो पॉलिटी में इसके बाद आपका प्रियम्बल और जो भी शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक, संसदनात्मक, इस तरीके की उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हम लोग देखते हैं भूकंप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका देखिए अभी यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा कैंसिल होगी, मतलब कैंसिल हो चुकी है, दोबारा होगी। पीसीएस की परीक्षा भी होनी है, ठीक है। तो ये टल भी सकती है और नहीं भी टल सकती हो, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली टलने के चांस है, तो आगे होगा। एसएससी की तमाम परीक्षाएं हैं, बीपीएससी की तमाम परीक्षाएं हैं, एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं, तो सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। और करंट अफेयर की वीडियो लगातार आपकी पड़ रही है, तो करंट अफेयर पूरे साल भर का आप आदतन देखते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम जो हैं एनडीए सीडीएस उसको भी दे सकते हैं, और यहाँ पर वे जो भी एग्ज़ाम आगे होंगे 2-3 महीने, वो आप उसके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। अर्थक्वेक, तो हम लोग देखिए सीधी सी बात है, पृथ्वी की सतह में हुए अचानक कंपनों को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और सीस्मोलॉजी क्या होता है? सीस्मोलॉजी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर स्पेस है, देखिए ये पृथ्वी की सरफेस है, और नीचे यहाँ पर होता है फोकस। फोकस बोले तो भूकंप का केंद्र, जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। और इधर भी जाएगी एनर्जी, इधर भी जाएगी, लेकिन आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर क्या है? सबसे जल्दी पहुंचेगी। इस पॉइंट पर सबसे जल्दी जब पहुंचेगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसको हम एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप केंद्र से कोई एनर्जी रिलीज होती है, पर वहाँ पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये भूकंप की कौन सी तरंग है। तरंग कहाँ पता चलेगी? ई पे, ठीक है। यानी ई मतलब एपिसेंटर, या फिर अवकेंद्र बोलते हैं, सॉरी अधिकेंद्र बोलते हैं। एपिसेंटर, इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अधिकेंद्र पर नुकसान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए दो लोग आमने सामने खड़े हैं, मान लीजिए हम आप सामने खड़े हैं, तो मैंने बॉल फेंकी तो मुझे कोई नुकसान है। मैंने 4 बॉल फेंकी, सेम रेडियस की हैं, और आपको नहीं पता चला कि कौन मिट्टी की है, कौन प्लास्टिक की, कौन लोहे की। मैंने फेंका, मैं हो गया फोकस। अब आपको बॉल हिट करी तो आपको चोट लगेगी, तो आप हो गए एपिसेंटर। मैंने फेंका, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं फोकस हुआ। वहाँ तक आप पता भी नहीं कर पा रहे थे बॉल है किसकी, आपको किस चीज़ की है। जब आपको बॉल टकराई तो आपको पता चला कि ये लोहे की है या प्लास्टिक की है, तो आपके पास पता चली कि बॉल किस चीज़ की है। तो वैसे एपिसेंटर पर पता चलता है कि भूकंपी तरंग किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं बेसिक सी। बाकी भूकंपी तरंगों के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। देखिए छोटे से जल्दी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए 2 तरह की तरंगे पढ़ेंगे। अब जो लोग पहले जानते हो कहेंगे सर 3 तरीके से होती हैं, चलिए वो भी प्रूफ करेंगे। एक होती है बॉडी वेव। क्या होती है? बॉडी वेव, जो पृथ्वी के अंदर जाए। और दूसरी होती है सरफेस वेव या सतही तरंगे। तो बॉडी वेव में क्या है? पी और एस हैं। सरफेस वेव में एल वेव, या इनको हम लव वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति रहे होंगे, इन्होंने खोजा होगा। आपको पता है जीवन में लव कितना नुकसान करता है, ठीक है। तो वही है, यानी सरफेस पे सबसे ज़्यादा कौन सी तरंगें नुकसान करती हैं? तो एल वेव करती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी और एस, तो पी जो होती हैं वो आपकी साउंड की तरह चलती हैं, एस लाइट की तरह चलती हैं, एस केवल सॉलिड में चलती है, पी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है, और एल सॉलिड, लिक्विड दोनों में चलती है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि आपको आगे समझ में। बाकी जहाँ पर जो चीज़ बताने वाली होगी मैं बिल्कुल वहाँ पर आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर है, कह रहे हैं भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। तो PSL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो कह रहे हैं 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। देखिए एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातली तीसरी। धरातली यानी एल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहा है एल तरंग व रोलिंग तरंग, 2 रूप माने जाते हैं धरातली तरंगों के, ठीक है। अगला है भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित बताइए। तो देखिए छाया क्षेत्र, देखिए सिंपल सी बात है, भूकंप आया पृथ्वी पर तो ऐसा एक एरिया जहाँ पर क्या होता है कि आपको पृथ्वी के दौरान
ऐसा क्षेत्र, सॉरी, भूकंप के दौरान ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की तरंग ना पहुंचे, वो छाया क्षेत्र होता है। ठीक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री बाहर की दूरी पर पी और एस दोनों का विलेखन करते हैं। ठीक है। देखिए, 105 से बाहर नहीं जाता है, समझिए बात को। मैं इसको यहाँ पर एक जगह लेकर समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना होगा, मैं अब बना ही देता हूँ। ये पृथ्वी है, यहाँ से मान लीजिए भूकंप आया, अंदर कोर है, तो यहाँ से एस वेव वापस चली जाती है। ठीक है। तो ये 105 से वापस इधर आ गई, 105 से इधर आ गई, तो इधर इसके अंदर से कुछ जाएंगी, तो एस वाली मुड़ जाती हैं। एस वाली क्यों मुड़ जाती हैं? क्योंकि अंदर क्या है, लिक्विड होता है, तो इस वजह से सॉलिड जो होती है एस वेव लिक्विड में नहीं चलती, केवल सॉलिड में ही चलती। ठीक है। तो 105 के बाहर तो गए नहीं ना, तो ये गलत हो गया। 105 से 142 इसके बीच में शैडो जोन होता है, या 143, 105 से लेकर 143 के बीच में क्या होता है, शैडो जोन होता है। तो ये याद रखिएगा, वही बात यहाँ पर हो रही है। तो ए सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा ना 105 और 143, तो 103, 143 या 105 या 145, ऐसे याद कर लीजिएगा। किसका शैडो जोन ज़्यादा होता है? तो एस का शैडो जोन ज़्यादा होता है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? भूकंप से, ज्वालामुखी से। देखिए, ये यहाँ पर बात हो रही है, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, इधर पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर वॉल्केनो भी है, अर्थक्वेक भी होती है, पैसिफिक ओशन भी है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट सही हो जाएंगे, बाकी जंगल की आग से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्योंकि फायर शब्द लिखा है, तो ऐसा आएगा कि यहाँ पर आग लगी होगी। ठीक है। अगला है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल देखिए क्या होता है, रिक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना, ये दोनों, उससे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं रिक्टर स्केल एक लघुगणक है, यानी कि लघुगणकी है, और इसके फलस्वरूप एक मात्रक से 10 गुना वृद्धि होती है। ठीक है। यानी 10 के मल्टीपल से। मान लीजिए 4 इंटेंसिटी का भूकंप आया, उसकी एनर्जी 3.6 इंटू 10⁵ थी। अगर 5 का आया तो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा, तो 10 ही गुना वृद्धि बढ़ी। तो यहाँ पहला गलत हो गया, दूसरा सॉरी, पहला सही है, दूसरा पॉइंट गलत हो गया, ये याद रखिएगा। तो 100 गुना की बजाय एनर्जी कितनी बढ़ती है? 10 गुना बढ़ती है। यहाँ क्या है, भूकंप की तीव्रता को मर्करी स्केल से नापते हैं। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा जो रिलीज एनर्जी है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापन पर आधारित है। ठीक है। कह रहे हैं रिक्टर स्केल में जो एनर्जी होती है वो 100 गुना, कितना बताया अभी? 10 गुना बताया है। तो 10 गुना जब हमने बताया है, तो यानी चौथा पॉइंट गलत हो गया, 1, 2, 3 सही हो गए। अगला है रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है, तो ये भूकंप की तीव्रता नापते हैं हम रिक्टर पैमाने से। क्योंकि यहाँ से देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा लगातार पूछे जाते रहे। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। देखिए, यहाँ पर डेसिबल है, वो साउंड ओन का है। कह रहे सीस्मोमीटर। सीस्मोमीटर आपका सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर जो होता है, उस पर हम भूकंपी तरंगों को मापते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने भी आ जाएगा, क्या करते हैं, देखिए अच्छा, ये इसका अगले का ये है, तो भूकंप नापते हैं। तो सीस्मोग्राफ एक क्या होता है कि मापन हेतु एक यंत्र प्रयुक्त होता है। जब हृदय की गति को, अगर उसमें जो हृदय ऑप्शन था, तो उसके लिए कार्डियोग्राम होता है। ठीक है। पेड़ों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ होता है। तो तीनों में अंतर है, तीनों यहाँ पे पता चल गया आपको। तो केवल ज्योग्राफी नहीं, आप साइंस की भी चीज़ें जाने। भूकंपी तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सीस्मोग्राफ अभी बात करी है। ठीक है। अगला है सुनामी। सुनामी का शब्द किसका शब्द है? तो जापानी। सुनामी है समुद्र तट की आती हुई लहरें। ठीक है। गहरे पानी में इनकी वेलोसिटी कम होती है और इनकी हाइट भी कम होती है। कहाँ पर? गहरे जल में। आप ही सोचिए, अगर आपके घुटने तक पानी है तो आप थोड़ा तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर गर्दन तक पानी आ गया तो आप धीमे चलेंगे। तो समुद्र के अंदर रहेंगे तो गर्दन तक पानी रहेगा, आप धीमे चलोगे। समुद्र के किनारे आ जाओगे, पानी घुटने तक आ गया या नीचे चला गया, तो आप तेजी से चलोगे। तो समुद्र की वेव ऐसे ऐसे चलती है ना, सीस्मिक वेव, तो इसकी हाइट 1 ही मीटर की होती है। ये जो हाइट होती है वो 1 मीटर की होती है। लेकिन जब तट पे आती है तो इसकी हाइट बढ़कर क्या हो जाती है? तो ये 3, 4, 5, 6 मीटर हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सुनामी समुद्र तट की आती हुई लहरें, और सुनामी में पैसिफिक ओशन सबसे खतरनाक स्थिति में है। बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है तरंग। ठीक है। तो ऊंची लहरें उठती हैं। 2004 के दौरान जो हिंद महासागर भूकंप और उससे परिणामी सुनामी आई थी। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट भारत का वो डूब गया था। बाकी इसमें क्योंकि उस समय का स्थिति थी, स्थिति के हिसाब से प्रश्न है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सीधे काम के क्वेश्चन पे आते हैं। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया? तो देखिए,
2009 के आसपास की ही बात है। वहाँ पर फुकुशिमा में क्या हो गया था कि परमाणु रिएक्टर फट गया था। सॉरी, ये 2010 का है। तो ये और 11 में ये आया था ना। देखिए 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के कारण विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। तो राजदीप वहाँ जो परमाणु विद्युत संयंत्र भी, देखिए तट की ओर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, जैसे हमारे तमिलनाडु में कुडनकुलम लगा हुआ है, तो वो भी डिस्प्यूटेड रहता है इसी वजह से कि फ्यूचर में चलकर अगर एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें विरोध होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि कुडनकुलम जो तमिलनाडु वाला है वो इसीलिए डिस्प्यूटेड रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। उत्तर पश्चिम प्रदेश का मतलब है ये अपना प्यारा भारत है। तो उत्तर पश्चिम ये, तो देखो भैया प्लेटें यहाँ पर क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं। तो प्लेट लड़ती है तो जिसके कारण क्या है, यहाँ पर भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी मेन लैंड पे हम नहीं है। ज्वालामुखी कहाँ है, देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना, ये अंडमान निकोबार है। इसके यहाँ पर बैरन आइलैंड है, तो वहाँ पर एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने अभी बताया था अधिकेंद्र, देखिए ये फोकस था जहाँ से एनर्जी रिलीज होती थी। ये एपिसेंटर होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, जो एपिसेंटर होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ऊपर होता है किसके, फोकस के। तो देखिए एपिसेंटर हमेशा ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है परपेंडिकुलर बोले तो समकोण या 90 डिग्री, क्योंकि तरंग इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस जल्दी ट्रेवल होगी। देखिए अगर इसको हम हाइपोटेनस मान लें, इसको लंब मान लें, तो ये क्या होगा, तो ये जल्दी पहुंचेगा। तो यही बात होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हमेशा छोटी रहेगी, डायगनली जाओगे लंबी होगी। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है एपिसेंटर कहते हैं। कह रहे कोकोस प्लेट किसको किसके बीच पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर आपकी कोकोस प्लेट मिलती है और यहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। यहीं बगल में नज़का प्लेट है, ऊपर जुआन डी फूका प्लेट है, ठीक है। तो इधर ये जापान प्लेट हो जाएगा, इधर नीचे आओगे कोरियन प्लेट हो जाएगा, और नीचे जाओगे फिलीपींस प्लेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटों को लेकर यहाँ छोटी प्लेट हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बड़ी प्लेट जो जो हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, प्लेट आगे आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ बड़ी प्लेट होती है छोटी प्लेट होती है। तो बड़ी प्लेट के नाम में जैसे पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अटलांटिक प्लेट, सॉरी अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई, और आपकी हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट हो गई, बड़ी हो गई। छोटी में कोकोस, नचका, जुआन डी फूका, स्कोशिया, आइबेरियन, अरब प्लेट, जापान प्लेट, फिलीपींस प्लेट, सुंडा प्लेट, है ना। तो बहुत सारी प्लेट, तो 7 आप याद कर लीजिए जो बड़ी हैं, बाकी जो बच गई कैसी हो गई, वो छोटी हो गई। तो ये यहाँ पर आपके सामने ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कॉन्टिनेंट हम लोग को आगे पढ़ना है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कहाँ ओशन है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भूकंप के बारे में बेसिक बातें थी, और भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो देखिए यहाँ पर आते हैं पैसिफिक ओशन में। ये भी जान लीजिए, जो ये है तो यहाँ पर प्लेटें टकराती हैं, इधर प्लेटें टकराती हैं, तो ये पैसिफिक ओशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन में, और आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आएगा, फिर अटलांटिक ओशन में आएगा। तो इस तरीके से 3 बेल्ट हैं, और ये हमें यहाँ पर बिल्कुल समझना पड़ेगा कि भूकंप के इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो मैंने तरंगों के बारे में हम लोगों ने बात करी, PSL, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलेगी, केवल सॉलिड में चलेंगे, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलेंगे। ये होती हैं, चलती हैं साउंड वेव की तरह, इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। एस चलती हैं लाइट वेव की तरह, ये होती हैं अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ट्रांसवर्स है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो हालांकि मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो है साउंड वेव, इस जो आपकी लाइट वेव है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, केवल सॉलिड करिएगा, ठीक है। उसकी तरह चलती है, ना कि उसकी वेलोसिटी से। तो जो आपको पता है कि जो साउंड वेव चलती है वो मीडियम के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती है, लेकिन जो साउंड वेव होती है ट्रू एंड फ्रो मोशन में, यहाँ कंप्रेस होगी, फिर रेयर होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर रेयर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका भूकंप का रहा। इससे पहले मैंने आपका ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा, उससे पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कैंसर, कैप्रिकॉर्न पे बसे हुए देश, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, और भी चैप्टर जो होंगे इसके हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको काम पसंद आएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करंट की सीरीज़ चल रही है, और अभी तक मैंने 6 वीडियो डाल दी हैं,
जो कि पिछले 1 साल का आदतन है 50 क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें। आगे आने वाले 2 से 3 महीने में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी काम के हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको PDF और तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।